हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 7 चैप्टर बोले तो त्रिभुज और उसके लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन क्या जानेंगे? आज की क्लास में बच्चों अपन एएसए जो अपने पास में सर्वांग समता नियम होता है उसके बारे में सीखेंगे, इसको प्रूफ करना भी सीखेंगे। साथ में बच्चों अपन प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण 3 जो है, जो कि इस के ऊपर ही बेस्ड रहेगा, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। और आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में जो है अपन पहले सर्वांग समता नियम जो है एसएएस उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो परिचय है कि भाई इंट्रोडक्शन है कि क्या होने वाला है, वो सब भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो देख लीजिएगा और साथ में साथ ये भी चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं कि भाई अपने पास में एएसए सर्वांग समता नियम क्या है। मैंने आपको याद दिला देता हूं कि भाई सर्वांग समता अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई अपने पास में कोई भी अगर त्रिभुजों में अगर बात करें तो अगर एक त्रिभुज को आप दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दो और वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, जैसे कि दोनों हाथ एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, वो अपने पास में क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज भी जो है सर्वांग सम कहलाएंगे अगर ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, अब ओवरलैप करते हैं नहीं करते, इसके लिए अपने पास में दिक्कत ये रहती है बच्चों कि भाई अपन हर बार फिगर को है काट काट के तो चेक करने से रहे, तो ऐसे में मैथमेटिशियंस ने कुछ नियम बना रखे हैं। तो पहला नियम अपन एसएएस पढ़ चुके हैं, उससे अपन ने कहा था कि अगर हमारे पास में कोई भी दो त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण अगर बराबर है तो ऐसे में वो दोनों त्रिभुज के अपने पास में सर्वांग सम है। अब अपन दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं जो कि अपने पास में क्या है? एएसए। ठीक है, ये क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको याद दिला देते हैं कि भाई एएसए का फुल फॉर्म जो अपने पास में क्या रहने वाला है। एएसए का फुल फॉर्म अपने पास में रहेगा कुछ इस प्रकार से, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और अगर हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? कोण भुजा कोण। और ये कहता क्या है इसको भी अपन जरा समझ लेते हैं। ठीक है, कोण भुजा कोण ये अपने पास में हो जाता है। अब क्या है समझिए, मान लीजिए आपके पास में दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, इसमें जो है आपको ये वाला जो कोण है अपने पास में एंगल बी, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में जो कोण है अपने पास में एंगल क्यू, ये दोनों आपको बराबर दिए हुए हैं। ठीक बात है। फिर आपको जो है ये भुजा की लंबाई यानी कि BC और ये वाली जो भुजा है QR, इनकी भी लंबाई आपको आपस में बराबर दी हुई है, यानी कि इस त्रिभुज का BC और इस त्रिभुज का QR जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक बात है। और आखिरी चीज आपको ये दी हुई है कि भाई ये वाला कोण जो अपने पास में, ये मैंने 2 से करके दिखाया है ना, ये 1 से करके दिखाया था क्योंकि ये दोनों बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है C पे, ये इस वाले त्रिभुज के R पर स्थित जो कोण है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं। ठीक है, तो जब हमारे पास में किसी भी त्रिभुज के अंदर इस तरह से हो जाए कि भाई दो कोण बराबर है और उनके अंतर्गत उनके बीच में जो भुजा आ रही है वो बराबर है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे? अतः त्रिभुज ABC जो है अपने पास में क्या है? सर्वांग सम है अपने पास में। किसके त्रिभुज? PQR के। और किस नियम से? ये हो जाएगा अपने पास में क्या? एंगल साइड एंगल। यानी कि समझिए, कोण भुजा कोण, कोण बराबर है, बीच वाली भुजा बराबर है और उनके एक साइड में स्थित कोण बराबर है, तो अपन यहाँ कह देंगे कि भाई दोनों अपने पास में त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। इतनी सी बात है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लो। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, पहला ये रहा दूसरा ये रहा, और उनकी अंतर्गत भुजा, इन दोनों कोण के बीच में जो अंतर्गत भुजा है ना, इसकी बात कर रहे हैं, दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण, दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और उनकी अंतर्गत भुजा और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, बस इतना सा आपको मिल गया। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज के अपने पास में सर्वांग सम है। किससे? एएसए से। इतनी सी बात अपने पास में होती है। आई होप ये समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके ऊपर बेस्ड जो उदाहरण है वो अपन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है और इसका प्रूफ अपन अभी थोड़ा आगे देखते हैं। उदाहरण 3 अपने पास में क्या है? रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। तो ये रहा अपने पास में रेखाखंड AB। ठीक बात है, और वो किसके समांतर है? अन्य रेखाखंड AB अपने पास में ये रहा और वो समांतर है अन्य रेखाखंड CD के। तो ये रहा CD और ये रहा AB, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ठीक बात है। और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। O जो है ना अपने पास में, वो रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये कि OD और AO जो है अपने पास में आपस में बराबर है। तो ये देखो निशान लगा रखा है, ये सिंगल सिंगल डैश लगाते हैं ना अपन रेखाखंड पे, इसका मतलब होता है कि आपस में बराबर है। ठीक बात है। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, फिर अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ट्राइंगल AOB ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है किसके सर्वांग सम है? ट्राइंगल DOC के। DOC यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल जो है दोनों आपस में सर्वांग सम है। हमें ये सिद्ध करना रहेगा।
और साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है कि ओ रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। ओ जो है वो रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज अपन को सिद्ध करनी रहेगी। तो चलो अपन देखते हैं, इस बारे में अपन थोड़ा और देखते हैं। पहले अपन ये देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति, तो मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। अब हमें जो दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, पहले उन्हीं के अंदर अपन देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब बच्चों अपने पास में क्या होता है, ये दिया हुआ होता है ना कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो हमें नाम के लेके टेंशन नहीं होती, हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नाम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका नामकरण क्या करेंगे। तो चलो देखते हैं, हम इसका क्या बोलेंगे। सबसे पहले वाले हिस्से को हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज कौन सा, DOC में, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो अपने पास में क्या होगा। त्रिभुज AOB अपने पास में कहां पर है, ये देखो ये रहा AOB, ठीक है। और अपने पास में त्रिभुज DOC कौन सा है, DOC, ये दोनों हो जाते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहली जानकारी जो आपको देखने को मिलती है वो ये कि AO और DO जो है आपस में बराबर है, AO और DO जो है वो आपस में बराबर है। तो आप ये जानकारी यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई AO और DO आपस में बराबर है, और इसका कारण जो है अपने पास में क्या हो जाता है, दिया है, ठीक बात है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो अपन ने दो नियम पढ़े हैं। पहले वाली क्लास में पढ़ा था SAS, और आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कौन सा, ASA, कोण भुजा कोण। अब बच्चों अगर हम सपोज करो पहला वाला नियम लगाने की सोचते SAS, है ना, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, तो ऐसे में आपको दो भुजाएं आपस में बराबर चाहिए होती, ठीक है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करूं तो AO और DO तो बराबर है, ये बात अपने पास में ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अपन को फिर एक और भुजा भी तो चाहिए होती ना बराबर, ठीक है। तो आप कहते हैं फिर अपने पास में कौन सी भुजा के जोड़े बचे, ये बचता है एक तो CO और BO, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर है। और साथ में फिर एक और भुजा का जो अपने पास में पेयर बचता, जोड़ा बचता, वो क्या होता, CD और AB, इन दोनों त्रिभुज में, और इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि आपस में बराबर है। तो हमारे पास में दो भुजाएं बराबर हो जाए ऐसा कुछ केस है ही नहीं, एक ही भुजा का जोड़ा अपने पास में बराबर है, ये बात अपन कह सकते हैं। यानी कि वो वाला नियम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अपन आते हैं दूसरे वाले नियम पे, यानी कि एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, दो कोण और एक भुजा चाहिए होती है। तो हमें एक भुजा जो है दोनों त्रिभुज में वो तो बराबर दिख रही है, लेकिन अब हमें दो कोण भी तो चाहिए होंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए आपके सामने एक कोण तो जो है पक्का पकाया दिख रहा होगा कि भाई इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है, मान लीजिए अपने पास में ये कोण 1 है, ये इस वाले त्रिभुज के कोण 2 के बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, शीर्षोविमुख कोण है, दोनों आपस में एक दूसरे के शीर्षोविमुख है, तो ये बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज AOB का जो कोण 1 है वो त्रिभुज DOC के कोण 2 के बराबर है। और इसका कारण भी अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, इस तरह से, शीर्षोभिमुख कोण, ये चीज अपने पास में हो जाती है, ठीक बात है। अब आप बोलोगे सर हमें एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गया, लेकिन अगर हमें ASA लगाना है तो कोण भुजा कोण, अभी एक कोण का जोड़ा और चाहिए जो कि दोनों त्रिभुज में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बताता हूं, आप जरा यहाँ पे गौर से देखना कि अपने पास में जो है एक जानकारी दी हुई है, बड़ी खास जानकारी आपको दी हुई है, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि भाई CD जो है अपने पास में, ये देखना CD और AB, ठीक है। CD और AB जो अपने पास में क्या है, समांतर है एक दूसरे के, ठीक बात है। और यहां पर आप अगली चीज देखिए, DA जो है अपने पास में क्या है, इनके बीच में क्या कह सकते हो, DA इनके बीच में क्या है, तिर्यक है। तो ऐसे में आप क्या देखोगे, ये वाला कोण जो है और ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये कैसे होंगे, एकांतर अंत्य कोण होंगे। और जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है और उनके बीच में तिर्यक रेखा होती है तो एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। तो ऐसे में आप कहोगे कि भाई अपने पास में ये जो दोनों कोण है ना, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपने पास में कोण 3 है और मान लीजिए ये कोण 4 है, तो ये दोनों कोण अपने पास में बराबर होंगे। तो ये जानकारी आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई कोण 3 जो है वो किसके बराबर है, कोण 4 के, और इसका कारण जो है अपने पास में वो हो जाएगा क्या, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः
कोण, ये चीज आप यहाँ पे लिख दोगे। और साथ में ये भी लिख दोगे भाई एकांतर अंत्यकोण हमें कैसे दिखे, क्योंकि भाई ए बी और सी डी जो है समांतर है, तो यहाँ पे इसके साथ ही लिख दो कि भाई ए बी जो है सी डी के समांतर है और तिर्यक कौन है अपने पास में, ए डी, तथा ए डी तिर्यक है। इसके साथ में लिख दो ताकि झंझट ही खत्म हो जाए, हमें भी क्लैरिटी रहे और चेक करने वाले को भी पता रहे कि भाई आपको पता है ये सारी चीजें आपने कहां से लिखी है। तो ये अपने पास में हो गया। अब जरा एक चीज गौर फरमाना कि भाई इन दोनों त्रिभुज के अंदर अगर आप देखते हो तो आप यहां पे क्या पाओगे कि ये वाला जो त्रिभुज अपने पास में है ए ओ बी और डी ओ सी, इसके अंदर देखना एक भुजा बराबर है, ठीक है, कोण बराबर है, ठीक है, और एक और जोड़ा है कोण का वो बराबर है। और अपने पास में ये कैसे स्थित है, दो कोण है और उनके बीच वाली जो भुजा है वो आपस में बराबर है, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तो हो गया क्या अपने पास में ये दोनों त्रिभुज समान सर्वांगसम हो गए ना, एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल, बस। तो आप यहां पे क्या कहोगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी जो अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी ओ सी के, ठीक है, त्रिभुज डी ओ सी के। और इसका जो अपने पास में कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल नियम से, ये बात तो जो है आप यहाँ पे कह सकते हो। बस हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम अपने पास में, इतने आसान होते हैं। ये अपने पास में है कि भाई एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो वो दोनों त्रिभुज के अपने पास में सर्वांग सम है, इतना आसान है। आयो भी क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट जो है हमें वो भी सिद्ध करना रहेगा। अब सेकंड वाला जो पार्ट है अपने पास में उसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि भाई ओ रेखाखंड जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ओ जो है रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु, ये अपन को सिद्ध करना है। अब जो मध्य बिंदु कहता है इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना रहेगा, हमें ये सिद्ध करना है कि भाई सीओ और ये बीओ ये दोनों आपस में बराबर है, तभी मध्य बिंदु कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज, इसका मतलब ये कि भाई बी ओ यानी कि ये जो है ओसी और ये जो है ओबी ये बराबर है ना, ये ओसी और ओबी बराबर सिद्ध करना है, तभी अपने पास में मध्य बिंदु है ये ओ रेखाखंड बीसी का, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन सेकंड वाले को सिद्ध करते हैं। जैसे अपने पास में ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये बताओ जरा मेरे को, आप यहाँ पे कोई चीज कह सकते हो क्या, देखना कि भाई OB और OC बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भाई OB और OC जो है आपस में बराबर है और इसका कारण हो जाएगा अपने पास में क्या, CPCT। और मुझे ये सिद्ध करना था क्या, OC बराबर है OB के, OC बराबर है OB के, बस हो गया कि भाई O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, काम खत्म। बस इतना आप लिख दोगे, फाइनल आप यहाँ पे बात लिख दोगे, अतः है क्या, ये कि ये चीज कॉपी कर दोगे, O जो है रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, अतः है, एक सेकेंड थोड़ा सा जगह बना ले, इस तरह से अपन कह देंगे अतः ओ रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, काम अपना हो गया। आई होप ये समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने जो है ASA का हमें क्या है, प्रूफ भी पढ़ना रहेगा, ठीक है बच्चों। अपन ने SAS का प्रूफ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि NCERT ने उसको अभिगृहित के तौर पे दिया है, अभिगृहित का अपन प्रूफ नहीं पढ़ते, वो हमें सीधे लेना होता है। लेकिन ASA उन्होंने प्रमेय के तौर पे दिया है, तो उसका अपन प्रूफ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, सिंपल सा है, तो अपन कर सकते हैं। क्या है अपने पास में कि भाई प्रूफ ऐसे रहेगा, मान लीजिए आपके पास में दो त्रिभुज है ABC और DEF, ठीक बात है, और उस त्रिभुज में आपको कुछ कुछ चीजें दी हुई होती हैं, क्या कि भाई एंगल ABC और एंगल DEF बराबर है, एंगल ABC यानी कि ये वाला कोण और DEF यानी कि ये वाला कोण जो आपस में बराबर है, ठीक है। साथ में बच्चों एंगल ACB यानी कि ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर है, एंगल DFE के, DFE ये वाला बराबर है, ठीक है। और BC बराबर है EF के, और BC जो है वो बराबर है किसके, EF के। ये तीन जानकारियां आपको दे रखी इन दोनों त्रिभुज में, ठीक बात है, ओके। अभी अपन ASA का प्रूफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मत कह देना सर अभी तो पढ़ा था, एंगल साइड एंगल हो रहा है, दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांगसम है। ये चीज लागू होती है, ये चीज है, इसको सिद्ध करना है ना। अब सिद्ध कैसे कर सकते हैं, अपन ने जो पढ़ा होता अपन उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके तो आगे बढ़ेंगे, उसी का सिद्ध करेंगे। तो हमने किस बारे में नॉलेज है, हमें नॉलेज है SAS के बारे में, भुजा कोण भुजा के बारे में, कि भाई अगर दो त्रिभुज में SAS लग जाए तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक बात। अब इसको कैसे करें, सिद्ध क्या करना है, ट्राइंगल ABC जो है सर्वांगसम है ट्राइंगल DEF से, ये अपन को सिद्ध करना है। अब बच्चों इनके बारे में तो मैंने जानकारी अपने पास में दी हुई होती है। अब रेखा AB मतलब इसकी जो अपने पास में रेखाखंड AB है और रेखाखंड DE है, इसके बारे में कोई जानकारी अपने पास में नहीं है कि ये बराबर होंगी,
कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है ना, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, केस मान लेते हैं। क्या हो सकता है, ए बी और डी के बारे में आप क्या कह सकते हो भाई, दो बातें हो सकती है मोटी मोटी तो, या तीन बातें कह लो। तीन बातें क्या हो सकती है कि एक तो ये कि भाई ए बी और डी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई ए बी जो है डी से बड़ी हो सकती है। और तीसरी बात क्या हो सकता है, ए बी जो है डी से छोटी हो सकती है। इन तीन बातों के अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या दो रेखाखंड के लिए, या तो बराबर होंगी या एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। आई होप क्लियर है, ठीक है। किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि सर आपने इस ए बी और डी के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, ए सी और डी एफ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। तो बच्चों वो सेम बात उसके लिए लागू हो जाएगी कि भाई ए सी और डी एफ के बारे में क्या कह सकते हो, या तो ये दोनों बराबर होंगी, या ए सी बड़ा हो सकता है डी एफ से, या ए सी छोटा हो सकता है डी एफ से। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, अपन सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक भुजा के जोड़े जो है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई भी क्लियर है, ठीक है। अब आओ सबसे पहला केस, मान लीजिए ए बी और डी अपने पास में बराबर है, ए बी और डी आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में क्या कहोगे, जरा गौर से देखना। तो आप कहोगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में आप ये कहोगे कि भाई ए बी और डी अपने पास में क्या है, बराबर है, ठीक बात है। और इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण है भाई हमने माना है, कल्पना करी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कल्पना से, ठीक है। कल्पना से हमने ये माना है, उम्मीद लगाई है। फिर बच्चों यहाँ पे देखना एंगल बी और एंगल ई जो है वो आपस में बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, अपने पास में दिया हुआ है, देखो ये रहा अपने पास में, ये रहा एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ के, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ के। इसका कारण क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक बात है। अगली जानकारी जो अपने पास में है वो ये कि भाई BC और EF भी बराबर है। कारण क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, BC बराबर है EF के, और इसका कारण क्या है, अपने पास में दिया है। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुज में अपने पास में देखो भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच वाला जो कोण है वो बराबर है। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा साइड एंगल साइड अपने पास में लग चुकी है इन दोनों त्रिभुज में, और साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे अपने पास में, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है किससे, त्रिभुज डी ई एफ के, और इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम। और ये चीज अपन को पता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। आई होप इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ए पे कहाँ से पहुंचे इस कंक्लूजन पे, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए अगर ऐसा कोई त्रिभुज होता जिसमें ये भुजाओं के बारे में बातें नहीं कर रहे होते, ठीक है, और ये जानकारी दी हुई होती, तो वो आपके पास में क्या होता, सर्वांग सम होता। कहने का मतलब ये कोई त्रिभुज है, उसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और उसमें ये भी अपने पास में बराबर दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको बोला कुछ नहीं, और ये तीनों आपके पास में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम कहलाएगा। ये अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अपन दूसरे केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई बच्चों अपने पास में ए बी की जो लंबाई है वो डी से बड़ी हो सकती है ना। आप बोलोगे सर फिगर में तो आपने ऐसा बनाया कि ए बी और डी बिल्कुल बराबर दिखती है। उसका एक कारण है, वो मैं आपको कुछ सेकंड्स बाद बताऊंगा, पर पहले मैंने एक फिगर बनाया है, ठीक है। देखते हैं दूसरा केस। मान लीजिए यदि संभव है तो, अगर पॉसिबल है तो, मैं कह नहीं रहा ऐसा हमेशा ही हो, अगर पॉसिबल है तो, है ना, अगर संभव है, यदि संभव है तो ए बी जो है अपने पास में क्या है, डी से बड़ा है। मान लीजिए कि भाई जैसे अपने पास में ये लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अपने पास में, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये अपने पास में मान लीजिए एक उदाहरण है 10 सेंटीमीटर लंबाई हो सकती है ना। ये ए बी बड़ा है ना डी से, एक उदाहरण के तौर पे। इसलिए हम ए बी पर एक बिंदु P ऐसा ले सकते हैं कि पी बी बराबर डी ई हो, है ना। अब जरा बताना, इस ए बी पर क्या मैं एक बिंदु P ऐसा ले सकता हूं क्या, जो कि B से कितनी दूरी हो, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे ही हो। तो ऐसे में आप कहोगे क्या पी बी और डी आपस में बराबर है, कहोगे ना, बिल्कुल, ये भी 6 और ये भी 6। तो आप क्या कह सकते हो, इसलिए हम ए बी पर एक बिंदु P ऐसा ले सकते हैं कि पी बी बराबर डी ई हो, पी बी और डी ई जो है आपस में बराबर हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, P और C को जो है आपस में जोड़ लिया, है ना। और इन दोनों त्रिभुज में अपने पास में दिया हुआ ही था क्या, ये सारी जानकारी दी हुई है ना, कि भाई एंगल ए बी सी जो है वो एंगल डी ई एफ के बराबर है, बी ई सी जो है वो ई एफ के बराबर है। और साथ में बच्चों अगली जानकारी जो अपन को दी हुई थी ना, वो भी अपन गौर फरमाई लेते हैं हाथों हाथी, कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में,
हाँ ये वाला कोण जो है ना अपने पास में ACB वो किसके बराबर था, DFE के। ये सारी जानकारी अपने पास में दी हुई थी, ठीक है। चलो अब करते हैं। अब हम आएंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज PBC, या ऐसा कर लेते अपन त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF। देखना त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF में, PBC DEF। सबसे पहली जानकारी आप क्या बोलोगे कि भाई PB और D आपस में बराबर है। हमने जानबूझ के ऐसा बनाया है ना, PB बराबर DE है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PB जो है वो बराबर है DE के। इसका कारण क्या हो जाएगा, रचना, हमने इस तरह की रचना करी, कंस्ट्रक्शन करा है। अगली जानकारी है कि एंगल PBC किसके बराबर है, एंगल DEF के। तो ये चीज मैं लिख दूंगा, एंगल PBC बराबर है एंगल DEF के। इसका कारण क्या अपने पास में दिया है, ये तो अपने पास में दिया हुआ था ना पहले, तो ये चीज मैंने ले ली। फिर अगली जानकारी जो अपने पास में कि BC और EF जो है वो बराबर है, तो यहाँ पे मैंने लिख देना है BC और EF जो है अपने पास में क्या है, बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों अपने पास में ये जो त्रिभुज PBC है और DEF है, इसमें अपने पास में ये जो है इसके बराबर है। तो ये भुजा ये इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, साइड एंगल साइड। तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम हो जाएंगे क्या, बिल्कुल। तो आप कहोगे क्या, अतः त्रिभुज PBC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DEF के। और किस नियम से हो जाएगा अपने पास में, साइड एंगल साइड नियम से अपन कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे साइड एंगल साइड नियम से। आए यहाँ तक अग्री कर रहे हो, ठीक है। अब जरा मेरे को एक चीज बताना, एक बड़ी खास चीज ऑब्जर्व करनी है अब यहाँ पे अपन को, ठीक है। अब वो क्या है, देखना कि भाई जैसे आपने बोला कि ये दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम है, तो यहां से आप एक जानकारी क्या होगे, क्या देखना, तो आप बोलोगे इसलिए देखना इस त्रिभुज में बिंदु, इस त्रिभुज में वर्टेक्स C पर, शीर्ष C पर जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के शीर्ष F पे। PBC के ऊपर शीर्ष C पर जो कोण है, शीर्ष C पर अपने पास में कौन सा कोण है बच्चों, यहाँ पे देखना मैं आपको दिखाता हूँ। C पर PBC जो त्रिभुज है इसमें C पर कौन सा कोण है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कोण जो है किसके बराबर है, इसके शीर्ष F पे, यानी कि इस वाले कोण के। तो आप यहाँ पे बोलोगे, देखना कि भाई एंगल PCB, एंगल PCB जो है, PCB ये ब्लू वाला जो बना है ना, ये वाला कोण किसके बराबर है, एंगल DFE के, ठीक बात है। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT से मैं ये जानकारी कह दूंगा, ठीक बात है। अब ये बताना मेरे को एक चीज, हमें ऑलरेडी क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई एंगल ACB जो है वो किसके बराबर है, एंगल DFE के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु एंगल ACB जो है वो किसके बराबर है, एंगल DFE के। ACB ये हरा वाला कोण जो है ना, इस हरे वाले कोण के बराबर है, ये अपने पास में दिया हुआ था और आया अपने पास में ये है। तो एंगल DFE इसके बराबर है और एंगल DFE इसके भी बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, अतः इन दोनों से एंगल ACB जो है वो बराबर है एंगल DFE के, लेकिन एंगल DFE किसके बराबर है, एंगल PCB के। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल PCB के। जरा देखना फिगर में ये चीज क्या लिखी है, एंगल ACB यानी कि ये हरा वाला कोण किसके बराबर है, एंगल PCB के। PCB यानी कि ब्लू वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अगर हमने ये सारी जो चीजें मानी उनसे तो यही आ रहा है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब ये बताओ क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्या, दिखने में तो नहीं है। इसका मतलब ये कि अपन ने कुछ गड़बड़ माना था। तो असल में पता है होगा क्या, हुआ ये कि ये दोनों कोण तभी बराबर हो सकते हैं जब ये बिंदु P जो है असल में कहां पर हुआ होगा, बिंदु A पर हुआ होगा। इसका मतलब ये कि बिंदु P जो है वो बिंदु A के साथ समपाती है। तो आप यहां पे लिखोगे ये है तभी संभव है जब बिंदु P A के साथ समपाती हो, बिंदु P A के साथ समपाती हो, अन्यथा ये चीज पॉसिबल तो नहीं है भाई। ये चीज तभी पॉसिबल है जब बिंदु P असल में बिंदु A की जगह पर है, यहां पर ही बिंदु P है। ये तो हमने मान लिया इस तरह से, है ना।
तो ए के साथ संपाती है, यानी कि बिंदु पी और बिंदु ए की जगह स्थित है। तो यहाँ पे आप पी की जगह क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो आप बोलोगे देयरफॉर, इसलिए पी की जगह बच्चों यहाँ पे देखो मैं ए लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ नहीं, यहाँ पे सॉरी, है ना, पी की जगह मैं ए लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे त्रिभुज ए बी सी अपने पास में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, ये चीज मैं कह सकता हूँ। तो तब भी अपने पास में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो डी ई एफ के सर्वांग सम हो जाएगा। आई भी चीज समझ में होगी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि भाई फिगर में मैंने ए बी और डी ई जो है वो बराबर जैसी दिख रही है, बड़ी तो लगी नहीं रही, अपन ने माना। तो असल में पता है बच्चों, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, यदि संभव हो तो मानो कि ए बी और डी ई बड़ी है। तो असल में पता है असलियत सच्चाई क्या है, अगर आप कोई भी ऐसे दो त्रिभुज लोगे ना जिनमें ये कोण इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, उन त्रिभुज के अंदर असल में होगा क्या, ये दोनों जो भुजाएं जो हैं असल में बराबर ही होंगी, वो कभी भी बड़ी छोटी नहीं होंगी। ये तो हमने गलत माना, इसलिए अपने पास में यहाँ पे ये बात अजीब सी आई थी, और फिर हम इस बात पे पहुंचे कि असल में बिंदु पी यहाँ है ही नहीं, वो बिंदु ए पर ही स्थित है। इसका मतलब ये है कि असल में ए बी और डी कभी बड़ी छोटी होती ही नहीं है, वो हमेशा समान लंबाई की होती है। और सही बात भी है, तभी तो अपने पास में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आएंगे, अन्यथा आ सकते हैं क्या, नहीं। तो ये बात अपने पास में हो जाती है। थोड़ी सी अजीब सी बात यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये बात है, आईपीएस समझ में होगा, ठीक है। अब इसका केस तीसरा भी ले लेते हैं, वैसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए। तीसरा केस क्या हो सकता है अपने पास में कि भाई यदि ए बी जो है वो डी से छोटी हो, ए बी जो है अपने पास में क्या है, डी से छोटी है। तो मान लीजिए डी आपके पास में 10 सेंटीमीटर लंबी है और ए बी जो आपके पास में क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबी है ना। तो ए बी जो है वो डी से छोटी है, तो हम डी पर एक बिंदु एम इस प्रकार ले सकते हैं। तो डी पर बच्चों अपन बिंदु एम कुछ इस तरह से लेंगे कि ई और एम के बीच की जो दूरी अपने पास में क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो ऐसे में आप क्या कहोगे कि ए बी और एम ई की जो लंबाई है अपने पास में वो क्या है, बराबर है। इस प्रकार ले सकते हैं कि एम ई और ए बी बराबर है ना, एम ई और ए बी बराबर है, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। वही सेम बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अपन को दिया हुआ है ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ठीक है, बी सी और ई एफ के बराबर है। और एक और जानकारी जो हमें दी हुई थी वो ये कि ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। अब हम आते हैं दोनों क्या, त्रिभुज, अब हम बात करेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एम ई एफ में, त्रिभुज एम ई एफ में आप क्या बोलोगे, ए बी और एम ई जो है बराबर है, अपने पास में आया है किससे, रचना से। तो आप यहाँ पे बोलोगे ए बी बराबर है एम ई, और इसका कारण जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, रचना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रचना से। फिर अगली बात है अपने पास में ये कि ये जो कोण बी है ये इस कोण ई के बराबर है, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल एम ई एफ के। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल एम ई एफ के, और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि भाई दिया हुआ था ना त्रिभुज में कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और बी सी बराबर है ई एफ के, ये भी अपने पास में दिया हुआ है, तो बी सी बराबर है ई एफ के, इसका भी कारण क्या हो जाएगा, दिया है। तो ऐसे में त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज एम ई एफ में आप क्या देख रहे हो, ए बी और एम ई बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है, और उनके बीच वाला कोण बराबर है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, अतः है त्रिभुज ए बी सी जो है अपने पास में क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज एम ई एफ के, और इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल, है ना। अब जैसे ही आपने ये दोनों त्रिभुज बराबर कहे तो जरा मुझे बताना, इस त्रिभुज में सी पर, शीर्ष सी पर जो कोण स्थित है वो किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज एफ पर जो स्थित कोण है उसके बराबर होगा। और ये कौन से वाले कोण है, जरा देखो तो सही, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें तो सी पर ये वाला स्थित कोण है, हरा वाला, लेकिन इसके अंदर त्रिभुज एम ई एफ में एफ पर जो स्थित कोण है ना वो ये है अपने पास में। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। ये अपने पास में जानकारी आई है कि भाई ये हरा वाला और ये ब्लू वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो, अतः है एंगल ए सी बी बराबर है किसके, ए सी बी बराबर है एम एफ ई के, ये ब्लू वाला एंगल एम एफ ई के। इसका कारण क्या हो जाएगा, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज बताना, परंतु हमें एक चीज पता है, और वो क्या कि एंगल एसीबी जो है वो किसके बराबर है, एंगल डीएफई के बराबर है। तो आप यहां पे बोलोगे परंतु
एंगल ए सी बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी एफ ई के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों बातों से अपन क्या कहेंगे, एंगल ए सी बी एम एफ ई के भी बराबर है और एंगल ए सी बी डी एफ ई के भी बराबर है। तो आप क्या कहोगे, अतः है एंगल डी एफ ई किसके बराबर है अपने पास में, एंगल एम एफ ई के। इसका मतलब क्या, एंगल डी एफ ई यानी कि ये हरा वाला कोण किसके बराबर है, एंगल एम एफ ई, इस ब्लू वाले कोण के। ये तभी संभव है जब अपने पास में ये बिंदु M और बिंदु D जो है आपस में क्या होंगे, संपाती होंगे। मतलब कि सच्चाई में ये होगा कि बिंदु M यहाँ पे है ही नहीं, वो असल में बिंदु M और बिंदु D संपाती हैं एक दूसरे के साथ में, तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः है ये है, आप लिखोगे ये है तभी संभव है जब बिंदु M बिंदु D के साथ संपाती हो, बिंदु D के साथ संपाती हो, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, संपाती हो, और जैसे ही अपने पास में ये संपाती हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि M और D एक ही जगह है। तो आप यहाँ पे देखना क्या कह सकते हो, अतः है आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी सी जो है वो किसके सर्वांग सम है, एम ई एफ के। लेकिन M किसके साथ संपाती है, D के साथ, तो यहाँ पे M की जगह क्या आ जाएगा, D, त्रिभुज डी ई एफ। ये अपने पास में जो है इसका प्रूफ हो जाता है। मैंने सारे केस अच्छे से डिस्कस कर लिए, एनसीईआरटी ने ये तीसरा केस डिस्कस नहीं किया था, 2-3 लाइनें लिख के दे दी थी, पर मैंने आपके सामने पूरा कोर्स डिस्कस कर दिया। ठीक है, आई भी समझ में आएगा। तो ये अपने पास में ASA का प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब कुछ ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कि भाई अपने पास में हमने क्या बोला कि भाई दो त्रिभुज अगर अपने पास में हैं तो उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा कोण और ये वाला कोण बराबर है, तब तो हमने कह दिया कि भाई एंगल साइड एंगल ये अपने पास में सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर अपने पास में एक ऐसी सिचुएशन हो कि भाई अपने पास में कुछ ऐसे हो, बच्चा जरा देखना, दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तब भी दोनों अपने पास में जो त्रिभुज है वो क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो थोड़ा अजीब हो गया ना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड जो नियम होता है वो भी अपने पास में सिद्ध होता है। उसका एक कारण है, उसका कारण पता है क्या है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए ये अपने पास में कोण 30 डिग्री का है, ये भी कोण 30 डिग्री का है, ये अपने पास में मान लीजिए 110 डिग्री का कोण है, और ये भी अपने पास में 110 डिग्री है। तो त्रिभुज का कोण योग गुण अगर आप लगाते हो तो आप क्या देखोगे, 110 और 30 कितना हो जाएगा, 140। तो ये वाला कोण जो है अपने पास में, ये वाला कोण ये कितना आएगा, 40 डिग्री, और इसमें भी अगर आप लगाओगे तो ये वाला कोण जो आपके पास में कितना आएगा, 40 डिग्री। तो असल में पता है अगर दो कोण बराबर है लेकिन भुजा कोई दूसरी वाली है, उन दोनों के अंतर्गत नहीं है, तो असल में होगा क्या कि ये वाला जो कोण है ना ये भी आपस में बराबर होंगे। तो एट द एंड तो अपने पास में क्या लग रहा है, एंगल साइड एंगल ही लग रहा है, बस वो दिखने में थोड़ा अलग है, तो ज्यादा अंतर नहीं है तो वही, बस त्रिभुज का कोण योग गुण लगा के हम बात कह सकते हैं। तो हमें हर बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें दिख रहा है ना एंगल एंगल साइड है तो भी चल जाएगा, एंगल साइड एंगल है तो भी चल जाएगा, और साइड एंगल एंगल है तो भी चल जाएगा। देखो ना, साइड एंगल एंगल तो भी अपने पास में चल जाएगा। आई भी समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ एंगल साइड एंगल वाले में चलती है, ऐसे एस में नहीं चलती, वहां पे गड़बड़ नहीं करना है अपन को। इंपॉर्टेंट बात ऐसे एस के लिए कि भाई आपके पास में दो त्रिभुज हैं कुछ इस तरह से, मान लीजिए उसमें ये वाली भुजा बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाली भुजा बराबर है, तभी ये दोनों त्रिभुज अपने पास में जो है सर्वांग सम होंगे। कोण हमेशा दोनों भुजाओं के बीच वाला होना चाहिए ऐसे एस के अंदर। अगर आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, मान लीजिए कि भाई आपके पास में ये वाला कोण बराबर है और दूसरा जो त्रिभुज है उसमें ये वाला कोण बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और कोई जानकारी नहीं दी हुई, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि ये जो कोण है ना इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर जो है आपके पास में एंगल साइड साइड ये लागू नहीं होता, या फिर साइड साइड एंगल जो है ये भी लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे एस। लेकिन एंगल साइड एंगल जो है ना उसके अंदर AAS या SSA भी अपने पास में संभव है। बाकी और क्लैरिटी जैसे जैसे अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता लगती जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में है कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और साथ में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है तो अपने जल्दबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से पढ़ो और चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।